बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको चैनल पे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चैनल को जरूर से पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगर आप ये पढ़ना चाहो तो लास्ट टाइम रिवीजन में आपकी बहुत मददगार सिद्ध होगी। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रमुख जो स्रोत कौन कौन से हैं? पहले, राजस्थान में आपके सामने क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं, तामपत्र मिले हैं, सिक्के और पुरातात्विक जो आपके सामने अवशेष देखने को मिले हैं। तो राजस्थान के अंदर अपन बात करें इतिहास के प्रमुख स्रोतों की, उसमें से आपके सामने जो शिलालेख होते हैं, जहाँ पे आपके सामने चीजें उकेरी जाती हैं, कोई भी राजा हो गया, उसका राजपाट कैसा रहा, उसके बारे में। अगला क्या है? तामपत्र। तांबे के जो वस्तुएं होती हैं, उस पर चीजों को उकेरा जाता था, वो सब चीजें मिली हैं। पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा अवशेष देखने को मिले हैं। साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का क्या देखने को मिला आपके सामने? विदेशी यात्री हैं, उनके द्वारा जो यात्राएं की गई उसके बारे में विस्तृत वर्णन देखने को मिला है। अगला है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले? तो राजस्थान में आपके सामने जो पाषाण युगीन संस्कृति है उसके प्रमाण कहां से मिले? बागोर, आहड़, नागौर और भीन जो नाल से आपके सामने क्या देखने को मिले? पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन युगीन आपके सामने उपकरण देखने को मिले। अब ये पाषाण काल और मध्य पाषाण काल क्या था? आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, पाषाण काल मतलब जहां पर पत्थरों से संबंधित जो औजार है, हथियार है, उनका प्रयोग किया जाता था जानवरों को मारने के लिए। समझ में आ गया? तो मनुष्य के पास जिस समय आपके सामने क्या नहीं हुआ करता था? धातु नहीं हुआ करती थी, औजार नहीं हुआ करते थे, वो पत्थरों से शिकार किया करते थे। उस युग को क्या बोला जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो बागौर में मिली है, आहड़ में और आपके सामने नागौर में सभ्यता देखने को मिली है। सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी जिस समय आपके सामने जो मनुष्य है उसने अपना जीवन है वो शुरू ही किया था। कालीबंगा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या है? कालीबंगा नगर नियोजन करना, मतलब कालीबंगा जो शहर है उसके नगर का नियोजन करना, अग्निकुंड और हड़प्पा जैसी सिंचाई प्रणालियों का के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो कालीबंगा है जो शहर है उसके जो नगर है उसका नियोजन करना, अग्निकुंड और हड़प्पा जैसे जो आपके सामने शहर हैं, उन जैसे शहरों की क्या करना आपके सामने? उन जैसे जो शहर हैं उसमें सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। समझ में आ गया? तो एक कालीबंगा शहर का एक तो नगर नियोजन इतना अच्छा था, एक तो ऊपर की तरफ आपके सामने दुर्ग देखने को मिलता था, नीचे का जो इलाका था वहां पर आम लोग रहते थे। दुर्ग को सिटाडल के नाम से बोला जाता था। साथ के साथ जो सड़कें हैं वो आपके सामने चौकोर मतलब समकोण पे मिला करती थी। अग्निकुंड मिले हैं जहां पर आपके सामने पूजन की सामग्री मिली है, स्नान घर मिला आपके सामने, और मिट्टी के जो बर्तन वगैरह जो मिले हड़प्पा जैसी सभ्यता में। और कालीबंगा में आपके सामने काली चूड़ियां भी देखने को मिली हैं। आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आर्य सभ्यता है आपके सामने बनास नदी के किनारे जो तट है उस पर विकसित होती है। तो आर्य सभ्यता कहां पर विकसित होती है? बनास नदी है उसके किनारे विकसित होती है, जहां पर तांबे के उपकरण और मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। तो आर्य सभ्यता में आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? तांबे के उपकरण और मिट्टी है उसके बर्तन देखने को मिलते हैं, और बनास नदी के किनारे इस सभ्यता उसका विकास देखने को मिलता है। मत्स्य जनपदों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो मत्स्य जो जनपद हैं उनका ऐतिहासिक महत्व क्या आपके सामने? मत्स्य जनपद आधुनिक अलवर और वैदिक काल के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे। तो मत्स्य जनपद थे वो अलवर के आसपास देखने को मिलते हैं, जो वैदिक काल हुआ करता था। पहले आपके सामने क्या देखने को मिला? पाषाण काल देखने को मिला। फिर आपके सामने क्या? ताम्र पाषाण काल, लोह काल, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, जो ये अपना सभ्यताएं देखने को मिली, हड़प्पा वाली सभ्यताएं, और उसके बाद में आपके सामने क्या आता है? वैदिक काल आता है। समझ में आ गया? जहां पर मनुष्य कैसे रहने लग गया था? समाज में रहने लग गया था, और जहां पर वेदों की रचना होती है उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? और ये अलवर के आसपास था मत्स्य जनपद, जहां पर पांडवों को क्या? अज्ञातवास मिला था। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी स्थापना की थी। तो कब की थी? आपके सामने 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई।
गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, उसने आपके सामने जो कन्नौज का क्षेत्र है उस पे पल्लव राष्ट्रकूट और आपके सामने जो जो गुर्जर प्रतिहार थे इनकी जो लड़ाई होती है त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, और उसमें आपके सामने गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं और कन्नौज को क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। समझ में आ गया? अगले वाला है, गुर्जर प्रतिहारों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अरब आक्रमण को भारत में रोकना और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मतलब जो अरब का जो आक्रमण था उसको भारत में आने से उन्होंने रोका था, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। राठौड़ वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? राठौड़ वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मारवाड़ है, वो राठौड़ वंश का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था आपके सामने? जो राठौड़ जो मारवाड़ जो इलाका था वो आपके सामने जो राठौड़ वंश है उसका प्रमुख केंद्र रहा है। राणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या मजबूत करने का कार्य किया और कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किया। क्या क्या उन्होंने आपके सामने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको मजबूत किया और कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किया। किसने? राणा कुंभा के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है, राणा सांगा के क्या योगदान रहा? राणा सांगा ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया और राजपूत एकता की भावना को बढ़ाने का कार्य किया। तो राणा सांगा ने क्या किया? मुगलों के साथ युद्ध करने का कार्य किया और राजपूत जो एकता है उसको बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया। महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्ध कौन से हैं? तो महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्ध कौन से हैं? हल्दी घाटी का युद्ध उनका प्रमुख युद्ध था, जिसमें उन्होंने क्या किया? अकबर से संघर्ष करने का कार्य किया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, उसके साथ उन्होंने युद्ध किया था। किसके साथ? अकबर के साथ। और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, राय सिंह बीकानेर का संबंध मुगलों से कैसा था? राय सिंह ने क्या किया था? अकबर के अधीन रहकर सेवा की और बीकानेर के कई स्थापत्य जो कार्य है उसका निर्माण कराना उन्होंने शुरू किया था। तो क्या क्या था आपके सामने? राय सिंह ने अकबर के आपके जो नागौर दरबार हुआ था उसमें अधीनता स्वीकार कर ली थी और बीकानेर में कई जो स्थापत्य कला से संबंधित जो कार्य है उनको करवाया था। अगला है, राजस्थान में मौर्य कालीन सभ्यता के प्रमाण कहां पर मिले हैं? तो मौर्य काल जो हुआ करता था आपके सामने मगध साम्राज्य, उसमें जो मौर्य साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य रहा। उस साम्राज्य के कहां पर आपके सामने प्रमाण देखने को मिलते हैं? नागौर में, भीनमाल में और उज्जैन क्षेत्र में मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया? शिलालेख मिल गया और कोई चीजें मिलती है वहां पर। दिल्ली सल्तनत का राजस्थान पे क्या प्रभाव पड़ा? सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था, इस्लामिक स्थापत्य कला और नई जो सांस्कृतिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। क्या होता है आपके सामने? इस्लामिक स्थापत्य कला देखने को मिलती है और नई सांस्कृतिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें, राजपूत प्रशासन की क्या विशेषताएं थी? राजपूत प्रशासन और सामाजिक आंदोलन की बात करें, उसमें राजपूत प्रशासन की क्या विशेषताएं? राजपूत प्रशासन सामंती प्रकृति का था, जहां पर राजा सर्वोच्च हुआ करता था। सामंती प्रकृति क्या हुआ करती थी? जहां पर राजा को सर्वोच्च माना जाता था और जो राजा है वो अपने नीचे जितना भी भूभाग आता था उसके नीचे उसको सारे को क्या कर देता था? उसको दे दिया जाता था बदले में। और उस भूमि को मतलब जो जागीरदार या जमींदार लोग हुआ करते थे उनको वो जमीन दे दी जाती थी और वो जमींदार व जागीरदार क्या करते थे आपके सामने? उनसे कर वसूलने का कार्य किया करते थे। और साथ के साथ कभी जरूरत पड़ती थी तो सैन्य टुकड़ियों के माध्यम से राजा की मदद करने का भी कार्य करते थे। सामंतवादी समाज का विकास कैसे हुआ? भूमि अनुदान करना, सैन्य सेवा की प्रणाली में सामंतवाद का विकास हुआ। कहां पर आपके सामने सामंतवादी जो समाज उसका विकास हुआ? भूमि को लोगों को देना, सैन्य सेवा प्रणाली है उसको सामंतवादी विकास देखने को मिलता है। मतलब भूमि है वो राजाओं के द्वारा दे दी जाती थी जमींदारों को, ठाकुरों को। अब वो क्या करते थे? उनके नीचे जितनी जमीन आती थी उससे वो कर वसूलते थे, सेना का निर्माण करते थे। कर राजा को भी दे दिया जाता था और जरूरत पड़ती थी तब सैन्य सेवाएं भी वो राजा को देने का कार्य करते थे। और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है आपके सामने? सामंतवादी परंपरा के नाम से जाना जाता है। राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव सिंहा के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव सिंहा है उसके द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की गई। वे आगे चलकर जोधा और मालदेव है उसके समय में शक्तिशाली, और कब वो आगे जाके शक्तिशाली है आपके सामने? जोधा और मालदेव है उसके सामने, उससे आगे जाकर वो ज्यादा शक्तिशाली हुए। राव जोधा का प्रमुख योगदान क्या रहा? राव जोधा ने 1559 में जोधपुर नगर की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? आपने जो जोधपुर नगर है उसकी स्थापना की 1559 के अंदर।
राव मालदेव कौन था? राव मालदेव एक शक्तिशाली राठौर शासक था जिसने मारवाड़ को सुदृढ़ किया। उसने क्या किया? आपके सामने जो मारवाड़ क्षेत्र है उसको मजबूत करने का कार्य किया गया। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा। सूफी मत का क्या सिद्धांत था? तो सूफी मत है वो ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव सेवा और मानवता पे बल देता था। मतलब सूफी मत है उसकी शुरुआत क्या हुई? शिया और सुन्नी जो मुसलमान है उनके बीच में जो आपके सामने जो मतभेद देखने को मिलते थे, दोनों के बीच में जो अपने पैगंबर को मानने का जो उनके मतभेद देखने को मिलता था वो इतना बढ़ चुका था कि दोनों के बीच में बहुत ही कट्टरता फैल गई थी। उस कट्टरता को कम करने के लिए सूफी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है, सूफी मत की शुरुआत होती है, जो दोनों धर्मों को एक साथ मिलकर रहने की जो क्या देते हैं? सीख देते हैं। साथ के साथ सूफी मत में किसकी बात की गई? ईश्वर से प्रेम करने की बात की गई है, मानव प्रेम व समानता को बल दिया गया है। और किस पे बल दिया गया है? कि मानव है, मानव सेवा करनी चाहिए और हमें समानता के साथ रहना चाहिए। विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापत्य है वो किसके द्वारा शुरू की गई? तो विश्नोई संप्रदाय है उसकी जो स्थापत्य कला है वो संत जो जम्बोजी हैं उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? जो विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत आपके सामने संत जम्बोजी है उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में जो शुरुआत है वो की गई। दादू पंथ के संस्थापक कौन थे? संत दादू दयाल वो इसके संस्थापक थे और उन्होंने मानवता और अहिंसा का संदेश दिया। तो कौन थे? संत दादू दयाल है वो दादू पंथ के आपके सामने संस्थापक देखने को मिलते हैं। और इनका भी जो जम्बोजी है जैसा ही संदेश था कि मानवता से प्रेम करना चाहिए और अहिंसा से सभी लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि उसमें समाज में आपके सामने हिंदू मुस्लिम हो गए या फिर आपके सामने जाति पाति के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता था। उस भेदभाव को कम करने के लिए उन्होंने दादू पंथ की शुरुआत की। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1875 में आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी शुरुआत की? आर्य समाज है उसकी शुरुआत की। नाथ पंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस शरीर साधना और योग द्वारा मोक्ष प्राप्ति करना आपके सामने नाथ पंथ का क्या प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? इन्होंने क्या की? शरीर की साधना करना और योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना नाथ पंथ का प्रमुख उद्देश्य है। भील सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? भीलों के द्वारा क्या दिया गया? शिक्षा, नाश, त्याग करना। भीलों को क्या करते थे आपके सामने? भील है वो सबसे ज्यादा नशा करते थे आपके सामने, पारंपरिक चीज शिक्षा नहीं थी उन सब चीजों उनके पास। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, उनका सामाजिक उत्थान करने के लिए शिक्षा, नशा व त्याग और सामाजिक सुधार के माध्यम से भीलों का उत्थान करना भील सुधार आंदोलन की प्रमुख लक्ष्य था, जिसमें भीलों को शिक्षा मिल सके, वो नशा है बहुत ज्यादा करते थे वो उनको त्याग करें और समाज में सुधार देखने को मिले। क्रिश्चियन मिशनरियों का क्या कार्य क्या था? क्रिश्चियन मिशनरी थे उनका क्या कार्य था? शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देना क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रमुख कार्य था। क्या था आपके सामने? शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य देना और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना क्रिश्चियन जो मिशनरी थे उनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। वाल्टर किट राजपूताना हिट करने की सभा का उद्देश्य क्या था? तो आपके सामने इनका क्या था? ये संगठन जातीय सुधार और सामाजिक एकता पर कार्य करते थे। तो ये जो वाल्टर किट राजपूताना और हिट करनी सभा है ये इनका कार्य क्या था? जो संगठन है उसमें जातीय सुधार व सामाजिक एकता के लिए कार्य करते, उनके लिए एकता प्रदान करने का कार्य करते थे। राजस्थान में मंदिर अनुदान की प्रथा क्या है? मंदिर अनुदान की प्रथा क्या है? राजा व सामंत मंदिर को भूमि, धन व कर मुक्त गांव भेंट करते थे। तो राजा व सामंत क्या करते थे आपके सामने? जो कोई भी मंदिर हुआ करता था उसको भूमि देते थे, धन और कर मुक्त गांव को भेंट कर देते थे कि भाई ये जो कर है, जितना पैसा आपके गांव से आएगा उसको वो उस मंदिर को भेंट कर दिया जाता था उसके निर्माण के लिए। राजपूत समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसे थी? राजपूत इस समाज में जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सामान्य थी, परंतु पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां देखने को मिलती थी। मतलब महिलाओं की स्थिति वो ठीक ठाक थी, शिक्षा के लिए इतना अधिकार नहीं मिलता था आपके सामने, लेकिन सामान्य स्थिति जरूर थी। सभी महिलाओं को अपने जो फैसले लेने का अधिकार भी था, लेकिन उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था और कुरीति जो सती प्रथा जैसी कुरीतियां वो देखने को मिलती थी। यूनिट 3 की बात करूं, राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? तो राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण है उसके प्रमुख क्या कारण हुए? ब्रिटिश नीतियां, शिक्षित वर्ग और उदय व सामाजिक सुधार आंदोलन की राजनीतिक चेतना जताना। मतलब
ब्रिटिश साम्राज्य है उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करना, शिक्षित वर्ग का ऊपर उठाना और जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उसकी राजनीतिक चेतना फैलाना, उसको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना जो प्रमुख कारणों में से एक थे। प्रजामंडल क्या है? यह संगठन रियासतों में जन अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए बना था। प्रजामंडल क्या आपके सामने जो संगठन है उसमें रियासतों को अधिकार मिल सके और स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को समर्थन है वो मिल सके, उसको प्रजामंडल के नाम से जाना गया। जो समाज में जो सामंतवादी प्रथा देखने को मिलती थी इसने समाज को खोखला बना दिया था, जिसमें बहुत ज्यादा जो किसान है उनको कर लिया जाता था, बदले में उनको उतनी ज्यादा सेवाएं नहीं मिलती थी। राजा आपस में अपने भोग विलासता में या संघर्ष में ही व्याप्त थे। उसके बाद में किसान आंदोलन देखने को मिलता है और फिर होता है आपके सामने प्रजामंडल की शुरुआत, जिसमें जनता है उसके कुछ मौलिक अधिकार जो जनता के अधिकार होते हैं उसको रक्षा की जा सके और स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थन किया जा सके। राजस्थान के किसान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भूमि के कर में कमी, मतलब भूमि का जो कर है उसमें कमी की जाए, बेगार की समाप्ति की जाए और जो शोषण के विरोध में किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई। तो किसान आंदोलन क्यों की गई भाई? कोई भी किसान है वो आंदोलन क्यों करेंगे? सबसे पहला उनका लक्ष्य क्या होता है? कर है, भूमि पे जितना कर लग रहा है उसको कम किया जाए। बेगार मतलब मुफ्त में कार्य कराया जाता है सामंतवादी लोगों के द्वारा, उस पे समाप्ति हो और जो शोषण किया जा रहा है किसानों को उसको भी कम किया जा सके। जनजातीय आंदोलन में कहां से क्षेत्र प्रमुख थे? तो जनजातीय क्षेत्र राजस्थान में कहां देखने को मिलता है? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व मेवाड़ के प्रमुख क्षेत्रों में आपके सामने जनजातीय आंदोलन देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में? भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति थी? राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति थी? राजस्थान एक कृषि प्रधान देश था जहां पर ग्रामीण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी? आपके सामने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। राजस्थान में व्यापार के प्रमुख मार्ग कौन से थे? तो राजस्थान में व्यापार के प्रमुख मार्ग कौन से देखने को मिलते हैं? दिल्ली गुजरात मार्ग, अजमेर जोधपुर जैसलमेर मार्ग प्रमुख व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे। कौन से? दिल्ली गुजरात मार्ग, अजमेर जोधपुर जैसलमेर मार्ग है वो सबसे प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। किसके? व्यापार करने के। दिल्ली से गुजरात जाने के लिए आपके सामने जो पोर्ट है गुजरात का, वहां से व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। अजमेर जोधपुर जैसलमेर से जो मार्ग निकलता था वो भी गुजरात की तरफ निकलता था। बाकी अजमेर जोधपुर से मध्य एशिया तक भी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत से रास्ते निकलते थे। राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी है? तो राजस्थान में प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी है? ऊन, नमक, मसाले, तांबा और कपड़ा प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं करती थी। कौन सी? ऊन, नमक, मसाले व तांबा और कपड़ा है वो सबसे प्रमुख जो आपके सामने व्यापारिक वस्तुएं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि तांबा निकलता था, मसाले हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, जीरा वगैरह हुआ करता था, ऊन बेड वगैरह रखते थे लोग, और नमक तो आप सबको पता है राजस्थान में अभी भी उत्पादन होता है और उस समय भी उत्पादित होता था। स्वदेशी आंदोलन का राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा? तो राजस्थान में जो स्वदेशी आंदोलन से क्या हुई? देशभक्ति की भावना बढ़ी और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। मतलब जो देशभक्ति की लोगों में भावना देखने को मिली और उद्योग जो स्थानीय उद्योग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है आपके सामने स्वदेशी आंदोलन से। अगला है कर प्रणाली का स्वरूप कैसा था? राजस्थान में कर प्रणाली किस प्रकार की देखने को मिलती थी? जहाँ पे भूमि कर, उपज कर और पशु कर प्रमुख हुआ करते थे। कौन से प्रकार के कर देखने को मिलते थे? भूमि कर है, उपज कर और पशु कर मुख्यतः देखने को मिलते थे। भूमि पे लगने वाला कर है उसको जो जमीन कृषि भूमि पर जितनी उपज होती थी उस पर कर लगता था, और पशु है उस पर सींगटा कर लगता था। साथ के साथ घर पे भी आपके सामने कर देखने को मिलता था। दुर्भिक्ष का क्या प्रभाव है? जनसंख्या में कमी होना, पलायन व आर्थिक अस्थिरता इसके प्रमुख कारण थे। राजस्थान के प्रमुख शहरी क्षेत्र कौन से? तो राजस्थान में प्रमुख शहरी क्षेत्र कौन से देखने को मिलते हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर आदि आपके सामने प्रमुख शहर हैं। ये तो बहुत इजी प्रश्न, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा आपके सामने। राजस्थान में बैंकों का विकास कैसे हुआ? तो पारंपरिक साहूकार व सेठ बैंकों के रूप में काम करते थे। मतलब राजस्थान में जो व्यापारी लोग होते थे जिनके पास पैसा होता था, साहूकार लोग या फिर जागीरदार लोग, वो क्या करते थे? लोगों को ब्याज में पैसा देते थे। तो इसी तरीके से जो लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वो क्या आपके सामने बैंकों के रूप में काम करते थे। शहरीकरण का क्या कार्य था? व्यापारिक गतिविधियों के लिए व प्रशासनिक
जो केंद्र के कारण नगर विकसित हुए। मतलब आपके सामने जहां पर सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिलती थी, जहां पर किले थे, जो राजा हुआ करते थे, राजाओं के जो आपके सामने सैन्य गतिविधियां जहां पर देखने को मिलती थी, जहां पर राजा रहा करते थे, किलों का निर्माण कराया, वही प्रशासनिक दृष्टिकोण से केंद्र बन गए, व्यापारिक केंद्र भी बन गए, और इसी शहरों का निर्माण हो गया। गांव के लोग हैं वहां पर धीरे धीरे मजदूरी वगैरह करने के लिए आने लगे। जनसंख्या का वितरण कैसा है? अधिकतर राजस्थान में जनसंख्या ग्रामीणों में रहती थी और किस पर निर्भर करती थी? कृषि पर निर्भर करती थी। तो आज भी अपन बात करें राजस्थान की जो लगभग कृषि जो जनसंख्या वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। राजस्थान में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटिश नीतियों ने स्थानीय उद्योगों को कमजोर पड़े और कृषि व्यवस्था का संकट बढ़ा। तो ब्रिटिश नीतियों से क्या आपके सामने जो राजस्थान के जो आर्थिक उद्योग थे उनकी कमजोर हुए और कृषि का भी उत्पादन कम होने लगा। तो ये आपके सामने राजस्थान का इतिहास का पेपर होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अच्छे से पढ़ के चले जाना। धन्यवाद।